नहीं करना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, संजय राणा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ एके जैन साहब जुड़ रहे हैं, डीजीपी रहे हैं, महकमे को जानते हैं, कार्रवाई को जानते हैं, मनोज काका हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, और इसके अलावा दानिश कुरैशी एआईएमआईएम की तरफ से दानिश कुरैशी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और प्रभात रंजन जुड़ रहे हैं जेडीयू की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए। सबसे पहले एसएन सिंह, बात कही जा रही है कि क्या संविधान को ताक पर रख दिया जाएगा चीजों से डील करते हुए? देखिए दिनेश जी, संविधान को ताक पे तब रखा जा रहा है जब 1979 में पहली बार वो घटना को अंजाम देता है और गुनाह करता है। उसके बाद संविधान को तब ताक में रखा जा रहा है जब 1986 में 6 साल बाद अगर वो गिरफ्तार होता है और दिल्ली से फोन करके बड़े नेता के द्वारा उसको छुड़ा दिया जाता है। और संविधान को ताक में तब रखा जाता है जब समाजवादी पार्टी की सरकार में 96 में उसको विधायक बना जाता है, 2004 में सांसद बना जाता है, 2014 में श्रावस्ती से टिकट दिया जाता है, तब संविधान को ताक में रखा जाता है। आप किस बात को लेकर मैं जाता हूं? मनोज काका हमारे साथ हैं। मनोज काका, ये फर्क है, एक गुनहगार ने कब कब कहां कानून तोड़ा इसका कोई ख्याल नहीं रख रहा है, लेकिन जब सिस्टम उससे निपटते वक्त आगे बढ़ रहा है तब यह कहा जा रहा है कि देखिए अमुक अमुक जगहों पर तो संविधान को ताक पर रख दिया गया। नहीं, ये पूरा देश जानना चाह रहा है कि न्यायिक प्रक्रिया और न्यायालय अब बंद कर दिए जाएंगे क्या? आपको, मैं समझता हूं आप और सभी जितने सुधी साथी बैठे हैं ये जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार एक ऐसी सरकार है जो आकाश गुजर की अभी हाल ही के दिनों में आगरा पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। वो नौजवान जो सेना में भर्ती होना जाना चाह रहा था। उत्तर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर अगर कहीं होते हैं तो उत्तर प्रदेश में होते हैं। अगर मैं मान भी लूं, सभी लोग मान लें कि इनकाउंटर ही इलाज है, तो योगी आदित्यनाथ जी से सीधा सवाल है कि आपके स्वजाति गुंडे जो पूरे उत्तर प्रदेश में तांडव मचाए हुए हैं, जो बलिया में एक नौजवान हेमंत यादव की हत्या कर दिए, जो निशा यादव की हत्या कर दिए, जो आकाश गुजर की हत्या कर दिया, जो कानपुर में एक ब्राह्मण बेटी और मां को जला के खाक कर दिया, उन पर बुलडोजर कब चलवाएंगे? आपके पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएंगे, उनका इनकाउंटर करवाएंगे? उनको तो बगल में बैठ करके बगलगीर बनाते हैं, उनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव संजय राणा, बात ये कही जा रही है कि अपना आदमी अपराधी दिखाई नहीं देता। उस समय की सरकार ने अगर किसी को प्रश्रय दिया होगा तो आज भी लोग पनाह पर। एक सेकंड, आपकी बात पॉइंट टेकन, इस पर जवाब लेने दीजिए मुझे। संजय राणा, ऐसा है कि आपने देखा होगा जब कोई टेररिस्ट पकड़ा जाता है उसका विशेष धर्म से होता बोला जाता है, टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता। जब अपराधी मारा जाता है और किसी विशेष धर्म से होता है तो बोला जाता है मुसलमानों की हत्या होती है। कि किस तरह की बातें कर रहा है। और जहां तक बता रहे हैं फेक इनकाउंटर की बात करते हैं, कोई भी इनकाउंटर देश में होता है उसके कानूनी प्रक्रिया है, SOP है, नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइंस है, कोई भी इनकाउंटर के बाद मजिस्ट्रेट जांच होती है, उसमें 3 चीजें आती, चाहे वो हमारे कानपुर का बहनों का केस हो चाहे कोई भी केस हो, उसके अंतर्गत होता है। नंबर 3, भाई इतना एक अपराधी के मारे जाने से कितना मातम क्यों मना रहे हैं ये कितने अपोजिशन पार्टी है? कोई ऐसा क्रांतिकारी तो था नहीं, ये कोई मातम नहीं मना रहा है। इंडस्ट्री तो था नहीं। बोल रहे थे, प्लीज उनकी बात सुनिए। मनोज जी, आ रहा हूं आपके पास। मनोज काका जी, उनकी बात होने दीजिए प्लीज, वो बीच में नहीं, फिर इस तरीके में बात नहीं हो पाएगी। देश में काउंटर नहीं हुए, इससे पहले इस देश में इनकाउंटर नहीं हुए, बहुत। अरे शांत हो जाइए, 1 मिनट 30 सेकंड में अपनी बात मनोज काका, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। मेरे को एक अहम खबर बताने दीजिए। आप तब तक शांत होइए, मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूं। माफिया अतीक को बेटे असद के जनाजे में शामिल होने की नहीं मिलेगी इजाजत। ये अहम खबर आपके सामने में रख रहा हूं। माफिया को जनाजे में शामिल होने की इजाजत नहीं मिलेगी। ये कहा गया कि हमें जनाजे में शामिल होने दिया जाए, मिट्टी में शामिल होने दिया जाए, लेकिन आप जानते हैं कोर्ट अभी छुट्टी पर है। अब इस बारे में फैसला अभी नहीं लिया जा सकता। अभी इंटरोगेशन चल रहा है, पुलिस रिमांड में महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं, लिहाजा यहां पर उसे इजाजत नहीं मिलेगी। असद के लिए प्रयागराज में कब्र खोद दी गई है, कसारी मसारी कब्रिस्तान में। क्या शाइस्ता परवीन भी पहुंचेगी, इस बात का इंतजार किया जा रहा है। और यहां पर देखिए, यह कहा जा रहा है कि क्या संविधान को ताक में रख दिया गया? क्या गुंडे मवाली असल में हर तरह के डिस्पेंसेशन में शरण पाते हैं? बस ये होता है कि कौन कब सत्ता में है, इस पर चीजें, इस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देखी जाती हैं। क्या ये सवाल उठाए जा रहे हैं? क्या इसको ऐसे नहीं देखा जाना चाहिए कि गुनाह करने वाले की तरफ से मानवाधिकार की बात, कानून की बात, संविधान की बात करने से पहले यह सोचना चाहिए कि क्या उस व्यक्ति ने ये सब करते हुए इन तमाम बातों का ख्याल रखा था? क्या एआईएमआईएम भी यही कहता है कि अगर ऐसा है तो जजेस का क्या काम है? फिर तो एनकाउंटर से ही पूरे फैसले हो जाने चाहिए।
आइए दानिश से समझते हैं कि सेकंड। दानिश, ये जो तमाम बातें हम सुन रहे हैं, मैं एक बात आपसे ये समझना चाहता हूं कि क्या AIMIM की तरफ से कोई FIR दर्ज कराई गई कि देखिए एनकाउंटर गलत तरीके से हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए? आवाज दीजिए दानिश की प्लीज। दानिश, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को पहले प्लीज। अनम्यूट है मेरा वो। जी जी, आप कहिए, अब आवाज आ रही है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि हम मिट्टी में मिला देंगे, मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश में मिट्टी जनाजे को कहते हैं, या जो भी अंतिम तिथि होती है, विधि होती है, उसको कहते हैं। तो आप देखिए, दूसरी बार वो ये कहते हैं कि प्रदेश में अपराधी या तो जेल में जाएगा या ऊपर जाएगा। जेल में जाएगा तब तक तो समझ में आता है कि सरकार के पास सत्ता है, ताकत है, वो जेल में भेज सकती है, लेकिन ऊपर कौन सी सत्ता से भेजेंगे ये समझ में नहीं आ रहा। अब सवाल यहाँ ये है कि संवैधानिक तौर पर चुनी हुई सरकार गैर संवैधानिक तरीके को, जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुआ है, ये सच है, झूठ है, फरेब है, क्या है, ये तो आने वाले वक्त में चीजें सामने आ जाएंगी, लेकिन उसको जस्टिफिकेशन देने के लिए यहाँ जो को पैनलिस्ट बैठे हैं, नहीं, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं दानिश, एक बात आपसे जानना चाहता हूं, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों? अगर ये बात आप जो कह रहे हैं, यही असल में यही संविधान सम्मत है, यही जनता की भावनाओं के सम्मत है, ये उसके अनुरूप है, तो चुनाव दर चुनाव आपके साथ ऐसा क्यों नहीं देखता कि हम लैंडस्लाइड तरीके से आप जीतते हुए दिखाई दे? नंबर एक। नंबर दो, अगर आपको ये लगता है कि आप ये जो मुद्दे उठा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप उसमें जाकर FIR क्यों नहीं कराते? आप ये जो बात कह रहे हैं, ये जाके थाने में कहिए ना, लिखाइए FIR और यहाँ आके दिखाइए कि देखिए हम कितना बड़ा इसमें कंसर्न रखते हैं, ये रही FIR। अच्छा सुनिए, देखिए, सबसे पहली बात दानिश को जवाब देने दीजिए, उसके बाद प्रभात रंजन मैं आपके पास आ रहा हूं और एक अहम खबर मैं आपको बताने वाला हूं इस बीच। दानिश, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात, जैसा कि आपने कहा कि लोगों की बात जो आपने कही, तो मैं आपको बताऊं कि आरोपियों के ऊपर आरोप पब्लिक के रेफरेंडम से नहीं किया जाता दिनेश। हमारे यहाँ IPC CRPC है, किसी भी आरोपी के सामने ट्रायल चलाने के लिए हमको उसी के माते जाना पड़ेगा। तो दूसरा, मैं खत्म कर लूं, दूसरे नंबर की बात, बीजेपी जो ये कॉन्सेप्ट खड़ा करने जा रही है कि एनकाउंटर ऑन पब्लिक डिमांड, तो ये देश को जंगल राज की तरफ ले जाएगा। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का पूरा सिस्टम है, एक आधा अधूरा सिस्टम, सरकार एक हिस्सा है तो जुडिशियल सिस्टम भी एक बात बताऊं मैं, ये बात सही है, आपकी बात से मैं इनकार नहीं करता, लेकिन एक बात आपको ये भी ख्याल में रखना पड़ेगा। सर बीच में मत बोलिए प्लीज। एक बात आपको ये भी ख्याल में रखना होगा कि किसी भी तरह की सरकार कुछ दिनों बाद पब्लिक के सामने खड़ी होती है और मैंडेट ये फैसला करता है कि पब्लिक उस काम को सही समझ रही है नहीं समझ रही है। प्रभात जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, JDU की तरफ से अपना पक्ष रख रहे हैं, JDU नेता प्रभात रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात जी, एक तो फ्रेम सही कर लीजिए, आपका हेडरूम ज्यादा है, थोड़ा सा उसको सही कर लीजिए, लोगों को देखने में आसानी होगी। मैं एक बात आपसे ये समझना चाहता हूं, केसी त्यागी साहब ये सामने आकर के जब कह रहे हैं कि ये जो है गलत हुआ, क्या ये 2024 के मंसूबों की वजह से स्टेटमेंट देने पड़ रहे हैं JDU को? प्रभात रंजन जी, आप भी अनम्यूट कीजिए अपने आप को पहले प्लीज। अनम्यूट कहाँ से करें ये बताइए। हाँ, अब आ रही है आवाज। अरे ठीक है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे सभी को रहने और अपने अपने कार्यों को करने का अधिकार प्राप्त है और देश संविधान से चलता है और यह लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त है, उनको जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है और किसी को भी किसी का जीवन छीनने का अधिकार किसी तरह से हासिल नहीं किया गया है। मैं बड़ी विनम्रता से एक बड़ा सपाट सवाल आपसे पूछ रहा हूं सर, वही दानिश भाई से भी मैंने पूछा था कि आपको इस मामले में कंसर्न है तो आपने जाकर FIR लिखाई। उधर तो ATS ने FIR लिखा दी है कि इन लोगों ने फायरिंग की थी, इनके पास अवैध हथियार थे, इसलिए इनके ऊपर हमको रिटेलिएटरी फायर करना पड़ा जब गोली चलाई। आपने कोई FIR लिखाई कि ये गलत हो रहा है? आप मेरा पूरा जवाब सुनेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। कहिए। कोई FIR लिखाने का नहीं है। हमारा कहना, हमारा कंसर्न ये है कि देश कोई स्पेसिफिक विचारधारा से नहीं चल सकती है। अगर अपराधी है तो अपराधी को सजा देगा और उसके लिए हमारे यहाँ कोर्ट है। पुलिस अपना काम करती है, कानून का रखवाली करना उसका काम है और किस वजह से यह इनकाउंटर हुआ है, कौन सी परिस्थितियां थी, इसका भी पूरा जांच होकर आएगा, पटल पे रखा जाएगा। सर तो फिर आप लेकिन व्हाई आर यू जंपिंग द गन सर? आप पहले मामले को समझ तो रहे हैं, आप कह रहे हैं बातों का सामने आना बाकी और आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। कोई कहीं जंप नहीं कर रहा है, कहा यह जा रहा है जिस तरह से माननीय। अरे अगर आपको अपनी बातों में कन्विक्शन है सर, अगर आप अपनी कही हुई बातों पर खुद यकीन करते हैं तो जाइए FIR लिखाइए ना सर। बहस का मुद्दा क्या है?
FIR करवाना। बहस का मुद्दा यह है सर, बहस का मुद्दा यह है कि आपको आपके कहे हुए पे कन्विक्शन है कि नहीं है, आपको इसमें राजनीति करनी है या आप मुद्दे को लेकर सरोकार रख रहे हैं, यह है सर इसमें मुद्दा। मैं आपके पास वापस लौटता हूं एक अहम खबर बताने के बाद। अतीक की मदद करने वाले अफसरों की पहचान हुई। पीडीए, नगर निगम, राजस्व, पुलिस विभाग के करीब 178 कर्मियों के नाम प्रयागराज पुलिस ने चिन्हित करके उसकी लिस्ट तैयार की है। बहुत बड़ा खुलासा, अतीक की मदद करने वाले अफसरों की पहचान हुई है। सिस्टम का फायदा उठाया जा रहा था, सिस्टम में जो दबाव में आने वाले, जो लालच में आने वाले लोग हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था और उनकी पूरी लिस्ट तैयार कर ली गई है। किस किस डिपार्टमेंट में कितने लोग, 178 लोग, 178। और ये लिस्ट तो अभी लंबी होगी, कईयों के नाम तो अभी एक से दूसरा, ये चेन रिएक्शन होता है, खुलेगा, जब दूसरे से बात होगी तो तीसरे का नाम भी लेगा। और आप ये समझिए ये आसान नहीं है। सिस्टम को एक खास रंग में रंग दिया गया हो, उसके बाद सच्चाई को बाहर लाना ये आसान नहीं होता, क्योंकि सिस्टम में बहुत सारे, और यही वजह है कि आज ये हेकड़ी है कि वहां जब एटीएस सवाल कर रही है, जब इंट्रोगेशन किया जा रहा है तो उसमें जवाब यह दिया जा रहा है कि एक बार बाहर निकलने दो, एक बार बाहर निकलने दो, उसके बाद मैं देख लूंगा। क्या ये बयान, क्या ये तरीका, ये संविधान सम्मत है? ये भी एक बड़ा सवाल है एके जैन साहब के पास। लेकिन मैं एक पॉलिटिक्स से हटकर बात समझने के लिए जाना चाहता हूं। सर ये मानसिकता थोड़ा समझाएंगे, क्योंकि आपने तो इतने सारे लोगों से डील किया होगा, इतना लंबा तजुर्बा रहा आपका। ये इस सब के बावजूद ये जो जवाब है कि एक बार बाहर निकलने दो फिर बताता हूं गद्दी क्या चीज है, ये कैसा माइंडसेट है सर? ये वो माइंडसेट है जो पिछले 48 साल में डेवलप होने दिया गया, उसको अब समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या हो रहा है उसके साथ, और उसकी उल्टी गिनती, उसकी और उसके क्राइम सिंडिकेट की उल्टी गिनती अब प्रारंभ हो चुकी है। ये अभी भड़क रहा है, ये स्वयं शांत हो जाएंगे। इनको गलतफहमी है कि ये कुछ दिनों में जेल से बाहर निकल आएंगे। लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ है, बहुत से मुकदमे हैं जो कि इस समय कतार में हैं, जिनमें गवाहियां पूरी हो रही हैं, उनमें भी सजा होगी, चाहे प्रयागराज की जेल में रखे जाएं, चाहे साबरमती की जेल में रखे जाएं, चाहे और किसी जेल में रखे जाएं। एक टेक्निकल बात मैं आपसे समझना चाहता हूं सर, आपने कहा कि अब ये अगर ये खाम ख्याली अब भी पली हुई है कि बाहर निकलेंगे और हिसाब करेंगे, तो अब वो दिन गए। अतीक चकिया का खौफ कायम रहना चाहिए, ये जो मंसूबा है ये अब गया। लेकिन मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं सर, मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी नेता को इस पर ऐतराज है और वो ये कहता है कि ये संविधान सम्मत नहीं है, तो क्या उनको जाकर इस मामले में एफआईआर नहीं करानी चाहिए? क्या ये नहीं कहना चाहिए कि हमारा पक्ष ये है, इसकी जांच हो? बहुत से लोगों को मैंने आईपीसी, सीआरपीसी की दुहाई देते देखा है टीवी चैनल्स पे। उनको राइट ऑफ सिविल डिफेंस भी पढ़ लेना चाहिए। आईपीसी में वो भी लिखा हुआ है कि राइट ऑफ सिविल डिफेंस के अंतर्गत क्या क्या पावर हैं और आप किन किन परिस्थितियों में क्या फोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चैलेंज अगर उनको करना है वो करें कि साहब ये गलत मार दिया है, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके लिए मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी, उसके लिए एनएचआरसी की इंक्वायरी होगी, और जो फाइनल रिपोर्ट लगेगी एनकाउंटर के केस में वो कोर्ट में जाएगी और कोर्ट उसका परिशीलन करेगा। और अगर वो एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, अगर वो कहता है कि नहीं री इन्वेस्टिगेशन करिए तो री इन्वेस्टिगेशन होगा। तो ये सब प्रोविजन तो सर अभी तक कहीं से तो ये बात आती कि किसी ने जाकर इसको औपचारिक तौर पर शिकायत के तौर पर कहीं दर्ज कराया। ये स्टेटमेंट्स क्या पॉलिटिकली इसमें गेन करने के लिए और एक खास तरीके के लोगों को संदेश देने के लिए जो ये समझते हैं कि ये कुछ भी कर लिया जाना और उसमें फिर बाद में कुछ भी करने के बाद अपने अधिकारों की संविधान के हिसाब से दुहाई देना, क्या फर्ज और क्या साथ में कर्तव्य, इनका बैलेंस नहीं होना चाहिए? क्या सिर्फ ये देखा जाना चाहिए कि हमारे लिए हमारे अधिकार क्या हैं, साथ में ये नहीं देखा जाना चाहिए क्या जिम्मेदारी क्या है? वो भी तो उसमें मेंशन है ना, संविधान में ही मेंशन है। आइए इसकी बात करता हूं। मैं आपके पास एसएन सिंह आने वाला हूं, लेकिन एक बहुत क्विक कमेंट मनोज काका से मैं लेना चाहता हूं और एक अहम खबर भी इंतजार कर रही है। मनोज काका, आपने सुना जैन साहब क्या कह रहे हैं? देखिए, जैन साहब जो आईपीसी सीआरपीसी की बात कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। जो मैं वही बात समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि संविधान सम्मत जो न्यायपालिका है इस देश में, न्यायपालिका निर्धारित करती है, न्यायालय अभी निर्धारित करता है कि अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। सरकार का काम, मैं एक बात आपके सामने बहुत विनम्रता से रख रहा हूं, मैं एक बात आपके सामने बहुत विनम्रता से सर रख रहा हूं, और आप भी इस पर शायद आपको यह भी मालूम होगा, हमारे यहां निश्चित रूप से कानून सर्वोपरि है और कानून पर सबका अकीदा है। लेकिन एक परिस्थिति यह भी समझिए सर कि एक वक्त था कि अतीक अहमद के मसले में फैसला देने से एक के बाद एक 10 जजेस ने अपने आप को हटाया था, उसके बाद 11वें जज ने फैसला दिया था। आप ये भी समझ रहे हैं सर, इस बात को भी ध्यान में रख रहे हैं सर?
आपको ये बात भी ध्यान में रखना चाहिए कि उसी अतीक को और उसके भाई को इलाहाबाद और फूलपुर का चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बनारस की जेल से लाके नैनी जेल में रखा। तो ये भारतीय जनता पार्टी है। ये इस पर जवाब जरूर दूंगा, इस पर जवाब जरूर दूंगा। एहसन सिंह साहब, इस पर जरूर जवाब दीजिएगा। मनोज काका ने बहुत बड़ी बात कही है, मैं लेकिन उससे पहले अहम खबर बता दूं। झांसी से शूटर्स का मददगार हिरासत में सतीश पांडे नाम का शख्स। सतीश पांडे, क्या है इसका रोल? झांसी से शूटर्स का मददगार हिरासत में क्यों लिया गया है? हिरासत में सतीश पांडे का नाम का यह शख्स क्यों है? सतीश पांडे की इसमें क्या भूमिका है? झांसी के बड़ा गांव का रहने वाला सतीश पांडे, क्या सतीश पांडे, क्योंकि कहा जा रहा है कि वहां एक पावर हाउस है, वहां एक बिजली घर है बड़ा गांव के अंदर। ये परीक्षा जगह है, और परीक्षा पावर हाउस में क्या सतीश पांडे को शेल्टर देने में, क्या वहां शेल्टर पाने के हिसाब से इसका कोई रोल है? सतीश समेत 2 शख्स, उनसे पूछताछ चल रही है। झांसी के शूटर्स का मददगार हिरासत में। झांसी से शूटर्स का ये जो मददगार, उसकी भूमिका क्या है? हिरासत में सतीश पांडे नाम का ये शख्स, उसकी भूमिका क्या पाई गई है? सतीश पांडे के अलावा और किससे पूछताछ हो रही है? झांसी के बड़ा गांव का रहने वाला है सतीश पांडे। बड़ा गांव में ये क्या पनाह देने वाला है? सतीश पर असद को शरण देने का शक, ये देखिए, शरण दिया था उसने। सतीश से पूछताछ कर रही है यूपी एसटीएफ। मतलब इसका ये देखिए कि क्या ये उसको मालूम था कि ये कौन से लोग हैं जिसको वो जो पनाह दे रहा है, और क्या अगर उसको मालूम था और उसने ये किया है तो फिर इस रैकेट में और कौन कौन से लोग, इस पूरे जाल में और कौन कौन से लोग शामिल हैं? जैन साहब के पास ये बातें समझने के लिए जाऊं, उससे पहले एहसन सिंह साहब, आपको भी लपेटने की कोशिश है। दिनेश जी देखिए, पूरी प्रदेश की जनता जानती है, और स्वयं अतीक ने कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो हम सीना चौड़ा करके चलते हैं, और जब बीजेपी की सरकार आती है तो हमारी कमर टेढ़ी हो जाती है। जब आपके पत्रकार ने उससे सवाल पूछा कि क्या यहाँ की जेल से ऐसा हो सकता है, उसने कहा कि उत्तर प्रदेश की जेल से कुछ भी नहीं हो सकता, मनोज काका, मेरी आपसे विनम्र अपील है कि कृपया मर्यादा बनाए रखें। जब एक बोल रहा होता है बाकी सुन रहे होते हैं। एक सेकंड मनोज काका जी, जब आप बोल रहे थे बाकी सब सुन रहे थे। मनोज काका जी प्लीज बीच में मत बोलिए। मनोज काका जी का ऑडियो अगर वो बीच में फिर भी बोलना ना बंद करें तो कम रखिएगा। हाँ, एहसन सिंह जी बात पूरी कीजिए। दिनेश जी देखिए, अखिलेश जी की बातों पे जनता भरोसा इसलिए नहीं करी कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो कहते कि बाबा जी की पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है। संजय राणा इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं? संजय राणा एहसन सिंह साहब, ओके, पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन सर। राणा साहब एक सेकंड, आदित्य राणा, एहसन सिंह साहब प्लीज। उसके पहले एहसन सिंह साहब, आपसे हो गया, आपका सुन लिया सर, सुनने दीजिए राणा साहब क्या कह रहे हैं। एहसन सिंह साहब का प्लीज फेडर थोड़ा कम कीजिए। हाँ दिनेश भाई सिर्फ 30 सेकंड लूंगा, उसके बाद अपनी बाड़ी को विराम दे दूंगा। देखिए, जहां तक समाजवादी पार्टी का उनका चरित्र चेहरा भी दिखा देते हैं। 1989 की बात है, ये माफिया नया बनना चालू हो तो ओपीसी वहां के एसएसपी हुआ करते थे। इन्होंने किसी सब इंस्पेक्टर पे वो किया था, उसके बाद एफआईआर हो रही थी, मुराद सिंह ने फोन करके उसको मना कराया। दूसरा, डीजीपी थे, एसएसपी थे। आता दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, डीजीपी जो हमारे ब्रिजलाल साहब कार्रवाई करते मुख्तार अंसारी खिलाफ, उनके साथ साथ क्या क्या हुआ आपको सबको पता बताने की जरूरत नहीं है। 2006 में जब ये जो उमेश पाल साहब है, इनको चौथी मंजिले से धकेले जा रहा था, एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। 2007 में एफआईआर दर्ज की गई है। सोचिए कितनी दहशत थी इस आदमी के उसमें। ये देख सकते हैं कि आप जता रहा है कि समाजवादी पार्टी का साथ कैसे माफियाओं के साथ हमेशा रहा है और माफियाओं का संरक्षण देता रहा। जहां तक ये बात कर रहे थे कि भाई न्याय प्रणाली के साथ काम होना चाहिए, बताइए कौन सी न्याय प्रणाली फॉलो नहीं की है? जो आदमी को आप पुलिस वालों को मारते कि उनका परिवार नहीं होता, उनका कोई समाज नहीं होता। दिनेश जी, मैं तो आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या आप इस एनकाउंटर को जस्टिफाई करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो क्या आपने एप्लीकेशन दी है? सवाल यह है कि पूरा मामला सरकार और विपक्ष के सामने है। सुनिए पहले मेरी लोकल स्टैंड बताइए सर। मैं मेरा काम है लोगों तक खबरें पहुंचाना, और आप जिम्मेदार लोगों से जो जनता के लिए राजनीति करने की बात करते हैं उनसे सवाल पूछना। मैंने सवाल ये पूछा कि आपका अगर ये जेन्युइन कंसर्न है, सिर्फ भाषण नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं है, तो आप जाकर क्या वहां पर रपट लिखाएंगे? सवाल मेरा भी दानिश जी की पार्टी कहती है कि जब योगी मोदी जी नहीं रहेंगे तो संविधान नहीं रहेगा। सिंह साहब थोड़ी शांति रखिए। मेरा भी है सिंह साहब, आपके पास आ रहा हूं मैं। दानिश जी से मेरा भी सवाल पूछ लीजिए, जब योगी जी मोदी जी नहीं रहेंगे तो क्या देश में संविधान नहीं रहेगा? आधे घंटे मैं जवाब देता हूं सिंह साहब, मैं जवाब देता हूँ। बैठकर संविधान की बात करते हैं और संविधान को स्वतः मानते हैं। जवाब ले लीजिए, टाइम कम है, जवाब ले लीजिए। ठीक है, सिंह साहब जवाब लीजिए। दानिश जी बोलिए जल्दी से। दरअसल सिंह साहब, आपकी दिक्कत क्या है? आप सिर्फ उतना ही देखते हैं जितना संघ परिवार की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपको बता। आपको पूरा बीच में मत बोलिए
बोलिए, सिंह साहब बीच में मत बोलिए, सिंह साहब बीच में मत बोलिए, आप बताते हैं कि दिनेश जी ऐसे डिबेट नहीं होगी, ऐसे डिबेट नहीं होगी। में विश्वास करते हैं, जो संविधान को सुविधा से मानते हैं। सिंह साहब ये बताइए, आप सिर्फ बातें मोनोलॉग करना चाहते हैं या आप डिबेट करना चाहते हैं? आप सिर्फ अपनी बात करना चाहते हैं सिंह साहब, या आप सवाल जवाब? एक सेकंड सिंह साहब, आप अपनी सिर्फ बात कहना चाहते हैं या दूसरों की बातें सुनना भी चाहते हैं? आपने सवाल किया, जवाब लीजिए ना, बीच में मत बोलिए प्लीज। दानिश कहिए अपनी बात। सुनिए, देखिए दिनेश जी सुनिए, दरअसल दिक्कत क्या है, ये ओवैसी साहब का जो वो भाषण कोट करते हैं ना, उसको पूरा कोट नहीं करते। वो पूरा मामला एक चाचा की दाढ़ी पकड़कर एक पुलिस अधिकारी ने मारा था, जिसके चलते ओवैसी साहब ने ये कहा था कि अगर किसी राजनीतिक पावर के चलते तुम ये कर रहे हो तो याद रखिएगा, जब योगी जी नहीं रहेंगे या मोदी जी नहीं रहेंगे तब आपको कौन बचाएगा। अरे आप इधर उधर मत जाइए, सुनिए, मैं पॉलिटिक्स में भटकना नहीं चाहता, मैं सीधी बात कर रहा हूं, उसका जवाब दीजिए। आप लोग जाकर रपट क्यों नहीं लिखाते? ये सिर्फ मुंह की बातें क्यों हो रही हैं? कहां मुंह की बातें, अभी आ तो जाने दीजिए, सारा मामला सारा चिट्ठा तो आ जाए। तो बगैर सारा चिट्ठा समझे आप बयानबाजी कर रहे हैं? नहीं, क्यों बगैर सारा, जो दिख रहा है, जो सुनिए, जो दिखाई दे रहा है, मतलब बोलना जरूर है। सुनिए। अरे तो फिर इंतजार कीजिए, फिर पूरा मामला समझिए पहले। दिनेश जी बोलना इसलिए तो फिर नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश क्यों करते हैं? प्रदेश के मुखिया कह रहे हैं कि हम मिट्टी में मिला देंगे, तो क्या मिट्टी में? ये गलत बात है दानिश साहब, अगर आपने अभी मुद्दा समझा भी नहीं है। नहीं, मुद्दे को यह समझ में आ गया है कि प्रदेश के एक मुखिया नहीं, एक अहम खबर आ रही है, पहले उधर जाने दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण विजुअल्स यहां से देखिए। ये कोर्ट रूम में जब अतीक था, वहां की तस्वीरें देखिए। कोर्ट रूम के भीतर अतीक की मौजूदगी, मजिस्ट्रेट के सामने। ये कोर्ट में जब रिमांड पर भेजा गया उससे पहले की तस्वीरें यहां पर आप देख रहे हैं। वकील के साथ बैठा हुआ है अतीक, अशरफ भी यहां पर मौजूद। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ टाइम्स नाउ नव भारत पर आप देख पा रहे हैं। यहां देखिए, उसे सूचना यहीं पर मिली थी कि असद मारा गया, असद का एनकाउंटर हो गया है। देखिए जरा, यहीं पर कहा जाता है उसको चक्कर आ गया था, वो कटघरे में बैठ गया था। यहाँ देखिए, ये अशरफ बैठा हुआ है, ये अतीक है, और वो बगल में वकील बैठा हुआ है। ये वकील, ये अतीक उससे सलाह मशवरा करता हुआ, और ये देखिए अशरफ। ये कोर्ट रूम के अंदर की तस्वीरें यहाँ पर आप देख रहे हैं। कोर्ट रूम के भीतर अपने वकील से सलाह मशवरा करता हुआ अतीक, इधर अशरफ आपको दिखाई दे रहा है, और ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर देखिए इन तस्वीरों को, क्या साथ में कोई आवाज है जो जैसे कुछ समझ में आता है? जरा उसको भी सुनने की कोशिश करते हैं। ये जो एम्बियंस है इसमें ये समझ पाना कि यहाँ पर असल में क्या बातचीत हो रही है बेहद मुश्किल। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ बातचीत निश्चित रूप से चल रही है। वकील की तरफ से कुछ ब्रीफ किया जा रहा है, अतीक को वकील कुछ समझा रहा है और अतीक मशवरा कर रहा है। इधर आप अशरफ को देख रहे हैं, अशरफ इधर कटघरे में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। यहीं पर जब सूचना मिली थी कि असद का एनकाउंटर हो गया तो उसके बाद रोने लगा था अतीक, अशरफ को भी चक्कर आ गया था और दोनों, अशरफ भी वहीं कटघरे में बैठ गया था और बताया जाता है कि अतीक भी चक्कर खा गया था और फिर बाद में उसके मुंह से बस इतना निकला था, इस सब के लिए मैं जिम्मेदार हूं। अतीक का ये एक्सक्लूसिव वीडियो टाइम्स नाउ नव भारत पर आप देख रहे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत पर ये एक्सक्लूसिव खबर। उस समय हाव भाव क्या थे, उस समय चेहरा कैसा दिखाई दे रहा था, क्या कह रहा था वो वकील के साथ मशवरे में। यहां पर शारीरिक भाषा क्या कह रही है, क्या कह रही है बॉडी लैंग्वेज, वो समझने की कोशिश कीजिए। देखिए जरा, ये सामने जहां मैजिस्ट्रेट बैठते हैं, ये जो ऊपर की तरफ ये आप देखते हैं ऊंची सी जगह जहां टेबल लगी होती है, इधर मैजिस्ट्रेट बैठे होते हैं, सामने की तरफ वकील होते हैं, उनका मुवक्किल होता है। ये देखिए जरा, ये तस्वीरें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स नाउ भारत पर आप देख पा रहे हैं। ऑपरेशन माफिया, एसटीएफ, एटीएफ, सीबीआई, ये सब एक्टिव टाइम्स नाउ भारत पर है। हर एक अहम खबर, हर एक इनपुट सबसे पहले आपके पास। ये तस्वीरें जरूर दिखाते रहिए, लेकिन मैं इसमें डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूं क्योंकि इसमें कोई ऐसी आवाज नहीं है और ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयान कर रही हैं। मैं एक बार फिर से प्रभात जी के पास जाना चाहता हूं। प्रभात जी, क्यों इस तरीके के मामले में सियासत की जाती है? क्यों ऐसा नहीं होता कि लोगों में ये भरोसा कायम हो कि सिस्टम उनके लिए काम कर रहा है और जराइम से जुड़ा हुआ कोई आदमी छोड़ा नहीं जाएगा? क्यों इसमें फच्चर डालने की, सियासी फच्चर डालने की कोशिश होती है?
देखिए, जहां तक जनता दल यूनाइटेड का सवाल है, वो कभी भी किसी अपराधियों का संरक्षण नहीं करती। समाज के जो भी अपराधी वर्ग है या अपराधी चरित्र रहा उनका जगह सचमुच में सलाखों के पीछे भी ही है। लेकिन अगर किसी तरह की कोई गुंजाइश बची होती है कि उनको हम उनसे बातचीत करके उनका मनोवैज्ञानिक तरीके से उनका अगर सुधार कर सकते हैं तो कार्यकाल। प्रभात जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, सियासत से अलग, इस देश के नागरिक की हैसियत से, प्रभात जी, इस देश के नागरिक की हैसियत से आपसे एक बात जानना चाहता हूं प्रभात जी, कि जब आप इस मुद्दे पर अपने घर में हमारी भाभी जी से, आपकी पत्नी से बात करते हैं, या बच्चों से बात करते हैं, या पड़ोसियों से बात करते हैं कि इस तरीके से अतीक के साथ ये हो रहा है, तो वो क्या कहते हैं, गलत हो रहा है? जब हम बात समाज की कर रहे हो तो वहां पर मेरा यही सवाल था जो आपको बता रहे हैं, यह रहते कि अपराधियों में अगर सुधार की गुंजाइश हो तो पहले उसको सुधार गृह में भेजा जाए। अगर हर अपराधी के कनपट्टी पे आप गोली रख देंगे तो समाज में बचेगा कौन? हमारे समाज का 100 से ज्यादा मुकदमे जिस पर कायम हो, क्या उसको नहीं, और जिसने जेल में बैठकर उमेश पाल को इस बात की सजा दी हो कि राजू पाल मामले में वो बेचारा अपनी रीढ़ सीधी करके चल रहा था, ये बात नहीं, आपका नजरिया, बिल्कुल आपका नजरिया जाहिर है वो भी इस लोकतंत्र में जगह रखता है और उसको रखा जाना चाहिए। लेकिन अब इसको लेकर मैं जरा आगे बढ़ना चाहता हूं और जाना चाहता हूं राणा साहब के पास। राणा साहब, यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि इसमें हर तरह के विचार की गुंजाइश है, और यही शायद लिमिटेशन भी है कि हर तरह के विचार की गुंजाइश है। बिल्कुल दिनेश भाई, आपने सही कहा है। मैं भी पर्सनली, अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए तो मैं भी इनकाउंटर के पक्ष में, लेकिन मैं ये भी नहीं मानने को तैयार हूं कि अगर आप पुलिस वाले पे गोली चलाओगे तो पुलिस वाला हाथ पे हाथ धर के बैठा रहेगा। वो तो बैठा नहीं रहेगा, उसकी भी मानव अधिकार है, उसको भी उसकी भी जान है, वो अपनी जान पे रक्षा करने के लिए स्वतंत्र है। अब जैसे बात कर रहे थे राजनीतिक दल की, इनकी राजनीतिक मजबूरियां हैं, इनको एक जो समुदाय है उसको खुश करने की मजबूरियां है। अभी हमारे काबिल में AIM के बोल रहे थे भाई, इनकी पार्टी में मुस्लिम लिखा हुआ है तो मुस्लिमों से आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। ये हर समय वैसे एक बात नहीं राणा साहब, मैं एक बात जानना चाहता हूं। मान लीजिए कुछ लोग इनको अपने रहनुमा, अपने लीडर के तौर पर देखते भी हैं, तो वो किसको देखते होंगे? वो असदुद्दीन को देखते होंगे, या वो अखिलेश को देखते होंगे, या वो मायावती को देखते होंगे? इनका लीडर, एक चेहरा जो इनके दिमाग में आता होगा वो कौन? क्योंकि इधर वालों के दिमाग में एक चेहरा है मोदी और योगी, उधर वालों के दिमाग में एक चेहरा कौन सा आता होगा? देखिए, जहां तक मुस्लिम समुदाय की बात करते हैं तो मुस्लिम समुदाय में अगर जो अच्छे लोग, जो प्रगतिशील लोग हैं, हमें नहीं लगता वो कि इनकी तरफ देखते हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे AIM के अध्यक्ष साहब असद साहब हो, चाहे वो मायावती जी हो, वो देखते होंगे मोदी की तरफ। क्योंकि देश में अगर विकास चाहिए, उनको अपना भी विकास करना है, तो देश के विकास के साथ उनको जुड़ना होगा, और जो विकास के साथ कार्य कर रहा है उसके साथ रहना होगा। अगर इनकी तरफ देख रहे हो तो अगर देखेंगे तो देश में क्या होंगे? प्रदेश में दंगे होंगे, अराजकता फैलेगी, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, तो कहीं तक उनका। ठीक है, एक अहम खबर बता रहा हूं सर, आप ये महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि असल में सेन लोग और इनसेन लोगों के बीच के फर्क की बात हो रही है। मजहब के निगाह से इसको नहीं देखा जाना चाहिए। हर तरफ, हर जगह सही को सही कहने वाले लोग हैं, और कई जगह कई तरह के लोगों में ऐसे भी हैं जो सही में भी गलत ढूंढने की कोशिश करते हैं। बहरहाल जनता यह फैसला करती है। एक अहम खबर आपको बता देता हूं, पूछताछ जारी है। ATS और STF के ऑफिसर्स कर रहे हैं पूछताछ अतीक से। पूछताछ के दौरान अतीक का BP लो हो रहा है, चक्कर आने की बातें हो रही हैं। अतीक अहमद एक तरफ कह रहा है बाहर निकलने तो देख देंगे, और दूसरी तरफ यह भी कह रहा है कि मुझको चक्कर आ रहे हैं, मेरा BP लो हो रहा है। अशरफ और अतीक को अब अलग अलग बिठाकर पूछताछ हो रही है। बहुत सारी बातें ऐसी जो एक साथ पूछी जा रही हैं, और बहुत सारी बातें ऐसी जिसमें यह समझा जा सके कि क्या मनूवर किया जा रहा है, कुछ चीजों को मैनिपुलेट करके सामने बात रखी जा रही है। इसको समझने के लिए अलग अलग तरीके से पूछताछ हो रही है। अब आइए SN सिंह साहब से मैं एक बात समझ लेता हूं। SN सिंह साहब, अगर ये पॉलिटिक्स की निगाह से भी देखा जाए, अगर ये पॉलिटिक्स है तो भी ये एक तरीके से, अगर आपको ये भरोसा है कि हमने जो किया है वो ठीक किया है, तो इस पर स्टेटमेंट देने की जरूरत क्या है? SN सिंह साहब, आवाज आ रही है आपको? सिंह साहब, आवाज आ रही है प्लीज? SN सिंह साहब को मेरी आवाज जा रही है क्या? सिंह साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर ये सही है, मसलन पूर्व को पूर्व कहने की क्या जरूरत है? ईस्ट इज ईस्ट एट द एंड ऑफ द डे। अगर ये सही है तो इसको दोहराने की, स्टेटमेंट करने की, इसमें बोलने की आवश्यकता क्या है? आवाज नहीं जा रही है।
और अब ये सवाल देखिए जरा, सवाल कौन कौन से हैं और जवाब क्या क्या आ रहे हैं वो बताने की कोशिश करता हूं मैं। एक बार फिर से सिंह साहब को देखिए, कनेक्ट कीजिए, अगर उनको आवाज जाती है इनसे ये सवाल लेकर वापस जाऊंगा। लेकिन ये क्या कहा जा रहा है, ये सवाल क्या है, जरा देखिए। उमेश पाल हत्याकांड में मामले में तुम्हारे बेटे को मारा गया है, क्या ये तुम्हें पता है? ये सवाल पूछा गया। तो जवाब क्या मिला? जवाब ये मिला कि मेरे बेटे को मार दिया। अब क्या पूछ रहे हो इस मामले में? और एक बार मुझे बाहर निकलने दो, फिर मैं बताता हूं गद्दी क्या चीज है। यह सवाल पूछा गया कि क्या तुम्हें जानकारी है कि तुम्हारे बेटे को मारा गया है, जिस अधिकारी ने मारा है और जिन पुलिसकर्मियों ने मारा है। ये जवाब है अतीक का। जिस अधिकारी ने मारा है और जिन पुलिसकर्मियों ने मारा है उनको देख लूंगा। एक बार बाहर निकलने दो, बस मुझे छूटने दो, फिर बताता हूं कि गद्दी क्या चीज है। एक बार मुझे छूटने दो, फिर बताता हूं गद्दी क्या चीज है। सवाल नंबर 2, उमेश पाल हत्याकांड मामले में तुम्हारा क्या रोल है, यह पूछा गया। इंटरोगेशन करने वाले जो अधिकारी हैं उन्होंने पूछा कि तुम्हारा रोल क्या है, बताओ इस बारे में। तो कहा गया अब तो मेरे बेटे को मार दिया, अब रोल क्या पूछ रहे हो? अब तो मेरे बेटे को मार दिया, अब रोल क्या पूछ रहे हो? उमेश पाल मारा गया, उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या की गई, उमेश पाल के साथ साथ 2 सरकारी कर्मचारियों को मार डाला गया, उस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। अब तो मेरा बेटा मारा गया, अब इस बारे में क्या पूछ रहे हो? अब देखिए, उमेश पाल हत्याकांड के संदर्भ में मेरा बेटा मारा गया, आप क्या पूछ रहे हो? और जब सवाल पूछा गया कि तुमको मालूम है एनकाउंटर में तुम्हारा बेटा मारा गया है, तो कहा वो अधिकारी और कर्मचारी जिन्होंने अंजाम दिया है। एक बार मुझे छूटने दो, फिर बताता हूं गद्दी क्या चीज है। ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है। मैं चाहता था कि ये भी समझा जाए, अगर जैन साहब हमारे साथ होते तो हम समझते, जरा इसकी एनालिसिस करते साइकोलॉजी की। 2016 में मैंने सिर्फ सोचा था, उस वक्त एक नेता ने मेरी बात उमेश पाल से करवाई थी। पहले कब मरवाने वाले थे, ये पूछा गया था एक्चुअली सवाल, कि पहले भी क्या सोच रहे थे, तुम्हारे दिमाग में कब से चल रहा था ये। उसने कहा कि लेकिन बात नहीं बन पाई और उसी वक्त मैंने मारने की सोची थी, लेकिन हालात बदल जाने की वजह से मैंने छोड़ दिया। मतलब 2016 से ये कोशिशें कर रहा था वो, लेकिन हालात बदल जाने की वजह से ये उसने छोड़ दिया था। सवाल नंबर 4 देखिए, असद मौके पर कैसे पहुंचा, ये पूछा गया। असद वहां कैसे पहुंचा, मौके पर कैसे पहुंचा असद? तो कहा गया मुझे कैसे पता चलेगा, मैं तो साबरमती जेल में था और अशरफ बरेली में। एक तरफ ये भी कह रहा है कि सेल पहुंचा, फोन पहुंचा, नया सिम कार्ड पहुंचा, बीवी ने पहुंचाया, वहां किसी कर्मचारी को दिया जेल के और उसके जरिए वो फेस टाइम पर बात करता था। दूसरे कहता है मुझे कैसे पता कैसे पहुंचा। कुल मिलाकर देखिए, भटकाने की कोशिश है, हेकड़ी दिखाने की कोशिश है, और कोई भी ऐसा जवाब नहीं है जिससे एक्चुअली पता चल पाए इंटरोगेट करने वाले अधिकारियों को कि एक्चुअली वो क्या सोच रहा था, किस तरीके से उसने इसको कंस्पायर किया। हालांकि कुछ जगहों पर, क्योंकि उसको सुबह ये कहा गया था कि अगर तुम चाहते हो कि तुमको मिलवाया जाए, हो सकता है कि तुम्हारे जाने की, वहां मिट्टी में जाने की सूरत भी बने, तो इसके लिए सवालों के सीधे सीधे जवाब दो। कहा जाता है कि उस समय कुछ सवालों के जवाब शायद उसने ठीक रूप से दिए थे।